नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वैज्ञानिक, खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक, सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को फूल गोभी में समसामयिक क्रियाओं के साथ माइक्रोग्रीन उत्पादन की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिनका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में होगी मौसम की खबर। सब्जियों में फूल गोभी एक महत्वपूर्ण फसल है, जिसे वर्ष भर उगाया एवं खाया जाता है। सब्जी, सूप और अचार के रूप में हम इसका घरेलू उपयोग सभी करते हैं। साथ ही वह किसानों की आय के लिए उत्तम स्रोत है। फूलगोभी में अच्छी उपज लेने हेतु महत्वपूर्ण समसामयिक कृषि कार्यों की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण सिंह। आजकल अगेती फूलगोभी की बढ़वार या कटाई का समय है। इसमें उचित सिंचाई प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण और उर्वरकों का प्रबंधन और साथ ही साथ कीट बीमारियों की उत्तम प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। सिंचाई के लिए लगभग 5 से 7 दिन के अंतराल पर मध्यम सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए लगभग 35 से 40 दिन की जब फसल हो जाती है तो निराई गुड़ाई करवा के मिट्टी चिढ़ाने की व्यवस्था करें। उर्वरकों के प्रबंधन के लिए जो बची हुई शेष मात्रा है लगभग 60 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य डलवाएं। और साथ ही साथ रोग और कीड़ों की बात करें तो अगेती फूलगोभी में 2 मुख्य रोग हैं। एक काला पत्ती धब्बा रोग, जिसको भूरा पत्ती धब्बा रोग भी कहते हैं, और साथ ही काला सड़न। इसमें जो भूरा पत्ती धब्बा रोग है उसमें गोल आकार के पत्तों पर हल्के धब्बे बनते हैं, जो धीरे धीरे बाद में फूल के ऊपर भी दिखाई देने लग जाते हैं, जिससे बाजार भाव नगण्य हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर या इंडोफिल M45 45 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर दोबारा से करें। जो काला सड़न बीमारी है उसमें पत्तों के ऊपर कोणीय आकार के पत्तों के सिरों की तरफ धब्बे बनते हैं और ये एक जीवाणुजनित बीमारी है। इसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 400 ग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 40 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें। साथ ही इन दोनों बीमारियों से ग्रसित पत्ते हैं उनको खेत से निकालकर गड्ढे में जरूर दबाएं। कीड़ों की बात करें तो 2 मुख्य कीड़े इस समय आते हैं। एक है जिसको तंबाकू की सुंडी कहते हैं और दूसरा है पात गोभी की तितली। तंबाकू की सुंडी है वो हल्की मटमैले रंग की होती है और पात गोभी की तितली की जो सुंडी है वो हरे रंग की होती है, लेकिन उस पर काले धब्बे होते हैं। इन दोनों की विशेषता ये है कि शुरुआती अवस्था में पत्तों को खुर्च करके खाते हैं और इसमें पत्तों को नीचे की तरफ ऐसे पत्तों को देखते हैं तो एक झुंड में बहुत सारी सुंडियाँ दिखाई देती हैं। इसलिए किसान भाई इसको ऐसे पत्तों को खेत से निकाल करके बाल्टी में डाल के और किसी गड्ढे में दबाएं, जिससे कि ज़्यादा तितलियां ना बने। इनके बचाव की बात करें जो इंडोक्सिकार्ब 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से या स्पाइनोसाइड 3 ml प्रति 10 लीटर के हिसाब से छिड़काव अवश्य करें। समय रहते यदि किसान ट्रैप लगाते हैं, जिसको फेरोमोन ट्रैप्स कहते हैं, वो लगाते हैं तो जो तंबाकू की सुंडी है उसकी समस्या और कम हो जाती है। इसके लिए लगभग 13 से 15 ट्रैप्स प्रति हेक्टेयर की दर से लगाने होते हैं। साथ ही यदि बात करें मध्य पछेती समूह की, जिसकी अभी बुआई का समय हो गया है और किसान भाई इसकी बुआई कर रहे हैं, एक बात महत्वपूर्ण है खेत की तैयारी। लगभग अच्छी तैयार 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं और साथ ही साथ 120 किलो नत्रजन, 50 से 60 किलो फॉस्फोरस और 50 से 60 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य दें। साथ ही साथ यदि एक सलाह और भी है कि जो किसान अगेती फूलगोभी की खेती कर रहे हैं और उन खेतों में यदि बोरोन की कमी दिखाई देती है या कैल्शियम की कमी दिखाई देती है, ऐसे क्षेत्रों में बोरेक्स 3.3% का घोल का छिड़काव करें और कैल्शियम के लिए लगभग 300 किलो बुझा हुआ चूना प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य दें। इसके साथ ही जो पछेती समूह है, जिसको स्नोबॉल कॉलीफ्लोर भी कहते हैं, उसकी भी बुआई का समय आने वाला है अक्टूबर के महीने में। उसके लिए उचित किस्मों की व्यवस्था करें। यदि स्नोबॉल समूह की बात करें तो पूसा स्नोबॉल KT25, पूसा स्नोबॉल K1 और पूसा स्नोबॉल हाइब्रिड
1 और पूसा कॉलीफ्लावर हाइब्रिड 103। ये किस्में हैं जो अभी अक्टूबर या नवंबर 15 तक लगाई जा सकती हैं। इसके बीज की व्यवस्था किसान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली या इस संस्थान के केंद्रीय कार्यालय कटराइन से इसके बीज मंगवाए जा सकते हैं और इसके लिए लगभग 400 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। विशेष ध्यान रखें कि हमेशा बीज की बुआई के समय 2 ग्राम प्रति किलो की दर से अवश्य उपचारित करें। बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें पोषक तत्वों से भरपूर भोजन की आवश्यकता होती है। स्प्राउटेड दालों के बारे में तो हम सभी जानते हैं। एक ऐसा ही सुपर फूड माइक्रोग्रीन्स है जिसे ज्यादातर लोग अभी भी अनजान हैं। माइक्रोग्रीन्स को कैसे लगाया जा सकता है तथा उसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर शैली प्रवीण और डॉक्टर ज्ञान मिश्र। नमस्कार। माइक्रोग्रीन जैसा कि शब्द से आप पता लगा सकते हैं कि एक छोटा सा फील्ड जो आप अपने घर में, किचन में, अपने ड्राइंग रूम की खिड़की पे लगा सकते हैं, जो कि न्यूट्रिशन से भरे हुए हैं और इसकी विभिन्न प्रकार की रेसिपी आप बना सकते हैं और अपने घर में फ्रेश न्यूट्रिशियस ग्रीन्स उगा सकते हैं। ये क्यों न्यूट्रिशियस है? क्योंकि ये जब शुरुआत में एक पौधा जन्म लेता है और जुवेनाइल स्टेज में होता है तो उसको अपने बड़ी अच्छी प्रतिरोधक शक्ति होती है, क्योंकि उसे अपने आप को इस दुनिया में बचाना होता है। तो ये जो पौधे हैं इस स्टेज में ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। इसमें अन्य जो आप मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, वो तो है ही, मगर इसके अलावा अच्छी फाइबर है और एंटीऑक्सीडेंट्स भरा हुआ है। और जैव रसायन संस्थान विभाग जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में, उसने एक टाइनी फील्ड नामक एक छोटी सी किट बनाई है जो कि डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स के साथ मिलकर बनाई है। और इस किट में हम आपको पूरी सारी जानकारी भी दे रहे हैं और मटेरियल भी दे रहे हैं, जिससे कि आप अपनी किचन में और अपने ड्राइंग रूम की खिड़की पे एक छोटा सा माइक्रोग्रीन फील्ड बना के रख सकते हैं। माइक्रोग्रीन्स एक ऐसा नाम है जो भी शहरी क्षेत्रों में ही ये जाना जाता है। बहुत लोग आज भी इसके बारे में नहीं जानते। तो आज हम माइक्रोग्रीन्स के बारे में जानेंगे 5 मुख्य बिंदुओं के बारे में, जैसे कि माइक्रोग्रीन क्या है, इसे हम क्यों उपयोग करते हैं, इसे कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए तथा उद्यम के रूप में इसे हम कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। तो माइक्रोग्रीन्स पौधे की वह अवस्था है जिसमें कि उसे 7 से 21 दिनों के अंदर अंदर लगा करके हम उपयोग में लाते हैं। इसमें कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिसको कि हम माइक्रोग्रीन्स में लेते हैं, जैसे कि मूंग है, मसूर है, उसके बाद आपकी सरसों है तथा अन्य कई तरीके की क्रॉप्स को हम ले सकते हैं। माइक्रोग्रीन्स को क्यों लगाएं? माइक्रोग्रीन्स न्यूट्रिएंट्स से रिच है, इसमें पोषण एकदम भरपूर मात्रा में होता है, खास करके विटामिन्स, मिनरल्स तथा विभिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं। माइक्रोग्रीन्स में पोषण उसके मैच्योर पार्ट की अवस्था में लगभग 4 से 40 गुना तक ज्यादा देखा गया है। अगर हम इसको ऐसे समझें कि ब्रोकोली का माइक्रोग्रीन है, अगर हम उसे उपयोग में लाते हैं और साथ ही साथ अगर ब्रोकोली को उपयोग में लेते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा या पोषण की मात्रा कहीं ज्यादा होती है। पोषण के इसी महत्व के कारण माइक्रोग्रीन्स स्पेस फूड का भी हिस्सा बन चुका है। अब आते हैं कि माइक्रोग्रीन्स को कैसे लगाया जाए। माइक्रोग्रीन्स को लगाने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, जिसमें कि एक ग्रो मीडिया होगा, उसमें आप नॉर्मल मिट्टी भी ले सकते हैं, अपने गार्डन की सॉइल भी ले सकते हैं। जो ग्रो मीडिया है उसमें कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और सैंड का 2-1-1 या 3-2-2 का मिक्सचर हम उपयोग में लाते हैं। अगर उसको उपयोग में लाते हैं तो 7 से 10 दिनों तक आराम से उसमें मॉइस्चर रहता है और हम उसमें माइक्रोग्रीन्स ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई दूसरी मिट्टी उपयोग में ला रहे हैं तो ध्यान दें कि उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। माइक्रोग्रीन को विभिन्न प्रकार की ट्रे में लगाया सकता है। अगर एक छोटी 4 से 5 लोगों की फैमिली है तो एक छोटी ट्रे में लगा सकते हैं। अगर फैमिली बड़ी है तो हम एक बड़ी ट्रे में भी माइक्रोग्रीन को घरों में लगाने के लगा सकते हैं। अगर हम उद्यम के रूप में माइक्रोग्रीन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक कोई रैक सिस्टम लेना पड़ेगा या फिर हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम में भी माइक्रोग्रीन्स को लगा सकते हैं। जहां तक रही उपयोग की बात, तो माइक्रोग्रीन का जो शुरुआत थी वो अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर से हुई और वहां के शेफ ने इसको सबसे पहले गार्निशिंग में सजावट के तौर पर उपयोग करना शुरू किया। बाद में देखा गया कि सजावट के साथ ही साथ इसमें ये काफी सारे पोषक तत्वों से भरपूर पाया गया। अभी हम माइक्रोग्रीन को विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में उपयोग में लाते हैं, जैसे कि पास्ता, पिज्जा, बर्गर के साथ ही साथ अगर हम इंडियन कुजीन की बात करें तो हम इसमें चटनी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ पापड़ी चाट या अन्य विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि माइक्रोग्रीन को कब लगाया जाए। माइक्रोग्रीन को हम कभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि माइक्रोग्रीन को लगाने के लिए हमें एक छोटे से ट्रे की आवश्यकता है
और उस ट्रे में हम माइक्रोग्रीन्स को लगा करके किसी भी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर कि सनलाइट या सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में पड़ती हो। इतना ही नहीं, माइक्रोग्रीन्स को हम अपने किचन के विंडो पर भी लगा सकते हैं या फिर हमारे ड्राइंग रूम में भी अगर लाइट काफी अच्छी मात्रा में है तो वहां भी इसको लगा करके उगाया जा सकता है। अगर उद्यम के रूप में हम माइक्रोग्रीन्स की बात करें तो अभी विश्व में सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका है, लेकिन भारत में इसकी संभावनाएं बहुत ही ज्यादा हैं। इसको देखते हुए बहुत सारी कंपनियां और स्टार्टअप माइक्रोग्रीन के बिजनेस में आ रहे हैं। माइक्रोग्रीन्स को अभी तो आप शहरी क्षेत्रों में बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ये ऑनलाइन के माध्यम से भी हमें मिल सकता है। माइक्रोग्रीन भारत में 2 मुख्य तरीके से उपलब्ध है। पहला, आप इससे फ्रेश ग्रीन के रूप में भी अपने घरों में मंगा सकते हैं, कुछ बड़े मॉल्स में भी ये मिलता है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की माइक्रोग्रीन्स किट है जो कि मार्केट में उपलब्ध है। इन किट्स को आप ऑनलाइन माध्यम से भी मंगा सकते हैं। इतना ही नहीं, पूसा संस्थान ने भी एक माइक्रोग्रीन किट का विकास किया है जिसका कि नाम टाइनी फील्ड है और ये हमारे संस्थान से उपलब्ध है। माइक्रोग्रीन्स को लगाते वक्त कुछ सावधानी का हमें ख्याल रखना चाहिए। पहला है कि बीज कोशिश करें कि ट्रीटेड या कोटेड ना हो, क्योंकि माइक्रोग्रीन 7 से 10 दिनों में हम उपयोग करते हैं तो उसमें एक संभावना रहती है कि उसका रेजिड्यू आ सकता है। दूसरा है मिट्टी। जो भी हम ग्रो मीडिया यूज करते हैं या कोई मिट्टी लेते हैं या कोई वर्मी कंपोस्ट लेते हैं तो ध्यान दें कि उसमें किसी भी प्रकार का किसी फंगस या कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो माइक्रोग्रीन्स की भी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। उसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है वो है आपका पानी। जिस भी पानी का हम उपयोग करते हैं, जनरली तो हम टैप वाटर या नल का पानी लेते हैं, कोशिश करें कि वो पानी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो। साथ ही साथ माइक्रोग्रीन को हम उसी जगह पे ग्रो करें जहां पर कि सन का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश काफी मात्रा में उपलब्ध हो। इसी के साथ मैं यही कहूंगा कि अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। जयपुर से दिदोया राम जी ने मिर्च में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में इल्ली का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु साइपरमेथ्रिन या स्पाइनोशेड की 200 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। बालाघाट मध्य प्रदेश से प्रमोद बरूधे जी ने धान में पत्तियों के सिरों के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में शीत बाइट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु हेक्साकोनाजोल की 400 ग्राम मात्रा या शीखमार की 500 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में तुरंत छिड़काव करें। गोवा से गिरीश केकरे जी ने नारियल के तने में सफेद धब्बे की समस्या बताई है। आपकी फसल में लाइकेंस का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से कमालवीर सिंह जी ने तोरई की पत्तियों के पीले पड़कर मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ है। इसकी समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 12 से 14 सितंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, केरल, माहे, ओडिशा, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गंगेय पश्चिम बंगाल, तटीय कर्नाटक में 12 सितंबर को पश्चिम उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ में 12 और 13 सितंबर को उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, झारखंड में 13 और 14 सितंबर को विदर्भ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 14 सितंबर को पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 12 से 14 सितंबर के दौरान उत्तर और मध्य बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के तट में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा दक्षिण पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर अरब सागर, गुजरात, महाराष्ट्र के तट में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज़ हवा चलने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को इन क्षेत्रों में उद्यम न करने की सलाह दी जाती है। 15 से 17 सितंबर में मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम तट में कुछ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में छिटपुट वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं
पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।